हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। आज का वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि मोमेंटम कोटा क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है एक क्रैश कोर्स जिसमें हम आपको 100% स्कॉलरशिप देंगे। मोमेंटम कोटा क्लासेस हर साल आप सभी के लिए क्रैश कोर्स अरेंज करता है जिसमें हम आपके 12th के एग्जामिनेशन के बाद आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। इस बार हम कुछ बच्चों को जो लकी होंगे उन्हें फ्री में क्रैश कोर्स करवाएंगे जिसकी फीस लगभग 20,000 रुपए होती है। इसके पहले हमने एक कंपटीशन किया था जिसमें से 7 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। इस बार हम 10 बच्चे सेलेक्ट करेंगे, 5 बायोलॉजी से और 5 मैथमेटिक्स से। तो यदि आप इस कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक दिया है, उसे भरिए, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आंसर करिए और उसके बाद फिर अगर आप लकी होते हैं, टॉपर होते हैं और लकी होते हैं, दोनों होना जरूरी है, तो फिर आपको मिलेगा क्रैश कोर्स फ्री में करने का मौका। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ जरूर उठाइएगा। तो पहले जाइए, लिंक बॉक्स में जाइए और उसके बाद बढ़िया सा फॉर्म भर के अपने लिए फ्री क्रैश कोर्स जीतने का मौका पाइए। चले, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, अपने वीडियो पर। तो जैसा कि पीछे लिखा हुआ दिख रहा है, लाइट रिएक्शन एंड फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, सॉरी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो हम सिंपली फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन लेकर आए हैं जिसमें 5 से 10 मिनट में हम किसी हार्ड टॉपिक को, ऐसा कोई टॉपिक जिसे बच्चे समझने में थोड़ा सा मुश्किल फेस करते हैं, उनको हम आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो वो इन्हें जल्दी से और आसानी से समझ सके। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कुछ इस तरीके से कार्य करेगा कि आपको पता होगा कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये बना लिया हमने थैलाकॉइड, ठीक है। अब थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर इस तरफ पानी भरा हुआ होगा और वैसे ही थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर भी पानी भरा हुआ होगा। अब आप बोलोगे सर पानी कहाँ से भरा होगा? भरा रहता है, सेल कभी खाली नहीं होती ना, सेल के बाहर भी पानी, सेल के अंदर भी पानी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पानी, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पानी हमेशा रहेगा। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड की, यहाँ पर 2 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक का नाम PS1 है और एक का नाम PS2 है। PS1 और PS2 के 2 हिस्से होते हैं। एक सेंटर वाला जिसे रिएक्शन सेंटर कहेंगे और एक लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या LHC, LHC वैसे ही LHC, और ये क्या रहेगा? हमारा रिएक्शन सेंटर, यहीं पर रिएक्शन होगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन सेंटर में एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि इस रिएक्शन सेंटर में एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए रहता है। क्या रहता है? इस रिएक्शन सेंटर में सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए रहता है। इसके अलावा बाकी के पिगमेंट जो होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। अब यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन ये है कि पूरे थैलाकॉइड में केवल इकलौता क्लोरोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है और वो क्लोरोफिल ए केवल सिंगल मॉलिक्यूल है, जबकि ये गलत है। यहाँ रिएक्शन सेंटर में केवल एक मॉलिक्यूल होता है पिगमेंट का, वो भी क्लोरोफिल ए का ही होता है, वो भी सिंगल होता है। लेकिन बाहर की तरफ भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है। बुक पढ़ के हमको ऐसा लगता है कि बाहर क्लोरोफिल ए नहीं है, लेकिन एक्चुअली में बाहर में क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है और कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिल भी होते हैं, ठीक है। अब ये कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं या क्लोरोफिल बी जो होता है वो कभी रिएक्शन सेंटर में नहीं पाया जाएगा। रिएक्शन सेंटर में केवल क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, वो भी एक सिंगल मॉलिक्यूल। यहां तक ठीक? चलिए, अब होता क्या है? होता कुछ इस तरीके से है कि ऊपर से आती है लाइट। लाइट ऊपर से कहां से आएगी? सूरज से, या फिर टॉर्च मार दो, वहां से भी लाइट आ जाएगी। उसमें क्या, फोटोसिंथेसिस तो हो ही जाएगा। अब इस लाइट की एनर्जी को, इस फोटोन की काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर प्रेजेंट सारे पिगमेंट्स। ये पिगमेंट सारी एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, सबको एक साथ ऐसे एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और पूरा की पूरा एनर्जी जो है वो यहाँ पर भेज देते हैं हमारे क्लोरोफिल ए के पास रिएक्शन सेंटर में, ठीक है। और ये शुरू कहाँ पर होता है? ये रिएक्शन शुरू होता है PS2 से और उसके बाद आगे जाएगा PS1 में, ठीक है। अब
ये जो PS2 में जितने भी मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल होते हैं वो सबके सब अपना सारा एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं इस रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट क्लोरोफिल ए के पास। अब इस रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है इसके पास इतनी हाई एनर्जी पहुंच जाती है कि अब उसको ये सहन नहीं कर पाता। तो ये क्या करता है, ये अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, तो कहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। एक्चुअली में आपको पता होगा कि कभी भी इलेक्ट्रॉन जो होता है हायर एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए आउटर मोस्ट शेल से वो बाहर निकल जाता है किसी और के इनर शेल की तरफ जाने के लिए। तो हमेशा हायर एनर्जी की खोज में रहता है। तो जब किसी मॉलिक्यूल को इतनी सारी एनर्जी एक साथ मिलती है तो बाहर का इलेक्ट्रॉन जो होता है उतनी सारी एनर्जी के रिफ्लेक्स में बाहर निकल जाता है, छूट जाता है। ठीक है, बाहर निकलने के बाद ये क्या करेगा, ये जैसे ही निकलेगा इसको कोई कैप्चर कर लेगा। इसको यहाँ पर कैप्चर करता है फेरोडॉक्सिन FD, जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहा जाता है। उस मॉलिक्यूल का नाम है FD। अब ये कैप्चर कर लेता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं। अब ये फेरोडॉक्सिन जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन, अब ये इसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन के पास कि ये फेरोडॉक्सिन सहन नहीं कर पाता, तो ये भेज देता अगले के पास। अगले वाले का नाम है यूबिक्विनोन, ये अगले पास भेजता है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम भेज देता है उसके बाद प्लास्टोसाइनिन के पास। ठीक है, चले अब क्या होता है कि बाहर की तरफ H+ आयन है, बाहर क्या है? H+ आयन है। ठीक, लाइट की एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, उस इलेक्ट्रॉन के भागने के कारण, इतना जब भाग रहा है तो इलेक्ट्रॉन के का खुद का अपना काइनेटिक एनर्जी है और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसी काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए यहाँ पर हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाता है यूबिक्विनोन के साथ, और यूबिक्विनोन जब अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम को देता है, साइटोक्रोम क्या करता है? उस H के साथ बॉन्ड कर लेता है। आसान सी बात है कि यहाँ पर H+ है, उसको अंदर जाना था, अंदर जाना था, लेकिन वो डायरेक्टली डिफ्यूज होकर जा नहीं सकता क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आयंस जो है वो क्रॉस नहीं होते। तो इससे बात करता है, भाई मेरे को कहीं से जुगाड़ करवा के अंदर भेजवा दे। तो जुगाड़ के चक्कर में ये अब इलेक्ट्रॉन जब आता है तो हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड करता है, फिर हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड करता है। अब साइटोक्रोम क्या करता है? साइटोक्रोम का काम था कि हाइड्रोजन को अंदर डाल देना है, H+ अंदर आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोसाइनिन के पास चला जाता है। प्लास्टोसाइनिन इस इलेक्ट्रॉन को भेज देता है इस वाले क्लोरोफिल ए के पास। अब क्लोरोफिल ए में से फिर से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और यहाँ पर आता है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस FRS, जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर कहा जाएगा। अब चलो बच्चा टाइम हो गया ये चलता क्लास में नहीं घुसते हैं सर। अरे यार सर देखो, बायो के बच्चे समझ में हो गया आ गए चलता क्लास में। सर लाइट बंद कर दूंगा, दिखाई नहीं दोगे आप। चलिए भाई, इनका तो चलता रहता है, हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ये जो FRS होता है ये क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बगल में फेरोडॉक्सिन को देता है, और फेरोडॉक्सिन जो है वो बगल में NAD+ को देता है। NAD+ इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, पहले फेरोडॉक्सिन और फिर NAD+। यानी कि जो FRS ने, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस ने फेरोडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन दिया, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके उसने क्या किया? उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और अपना इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर किया तो साथ साथ हाइड्रोजन को भी ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब इससे NAD+ बन जाता है NADH। क्यों प्लस आया? प्लस क्यों हट गया? इलेक्ट्रॉन आने के कारण। फिर हाइड्रोजन भी आ गया तो ये बन गया NADH। क्या बन गया बाहर में? NADH। अब इससे होता क्या है? इससे देखो, बाकी सब ने जो इलेक्ट्रॉन फेंका वो तो उनका खुद का नहीं था, उनको तो कहीं बाहर से मिला था। बाहर से जो इलेक्ट्रॉन मिला उसको सबने फेंका है बाहर की तरफ, और आखिरी में वो कहाँ चला गया? NAD+ के पास चला गया, जिसके कारण वो NAD बनता है। अब ये बेचारे का इलेक्ट्रॉन तो गया ना, इसका खुद का अपना इलेक्ट्रॉन था, बाकी सब लोग फेंके पड़े थे, उनका थोड़ी था। किसका था? ये था इसका इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? ये बेचारा नीचे में क्या होता है कि यहाँ पर जो पानी है
वो इतनी सारी जब एनर्जी आती है तो उस एनर्जी के कारण में जस्ट नीचे का पानी H+ और E- में टूट जाता है, ठीक है, और आखिरी में ऑक्सीजन भी निकलती है। ये जो H+ होता है ये तो रह जाता है यहीं पर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको ये क्लोरोफिल कैप्चर कर लेता है ताकि उसका जो वॉइड बन गया है वो क्लियर हो सके। लेकिन क्योंकि लगातार लाइट एनर्जी आ रही है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाते हैं, वाटर टूटता जाता है, वाटर के इलेक्ट्रॉन ये पकड़ता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, वाटर का इलेक्ट्रॉन ये पकड़ता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो लगातार ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इससे होता क्या है, H2O के टूटने से अंदर में H+ कंसंट्रेशन एक बढ़ा, बाहर से भी हम लोग एक और H+ को पकड़ के लेकर के आए, और एक ठोक H+ बाहर का चला गया कहाँ, Na+D+ के बाद, तो बाहर में 2 माइनस हो जाता है और अंदर में +2 हो जाता है, यानी कि 4 का डिफरेंस आ गया। तो बार बार ये रिएक्शन चलेगा तो अंदर हाइड्रोजन के आयन का यानी कि प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। तो हमेशा प्रोटॉन अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना चाहेगा, तो ये निकलना चाहेगा बाहर। ये वाला H+ कहाँ से आया है, ये पानी का आया है। अब इसको बाहर निकलना, फिर से वही परेशानी, बाहर कैसे निकले, तो ये फिर से ऊपर जाके बात करता, भाई बाहर निकाल दोगे, तो ये बोलता है खिंच के मारता है, साले हट, अभी तक अंदर लेके आओ, नहीं भेजूंगा। तो क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, अब अपन दूसरा वाला गेट बना के रखे, क्या करके रखे, दूसरा वाला गेट, उसको काला कलर का बनाएंगे क्योंकि बहुत काली करतूतें हैं इसकी। क्या काली करतूतें हैं, ये बोलते हैं हाँ हाँ जाओ ना, मेरे तरफ से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये बाहर निकलने देता है। लेकिन जब H+ निकल रहे होते हैं, जब H+ बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं तो क्या होता है, इस H+ के एनर्जी का यूज करते हुए ATP बना दिया जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो है F0F1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या बना अपने पास, ATP, ऊपर क्या बना, NADH, ठीक है, और ये H+ कहां से आया था, वाटर से, वाटर का H+ बाहर निकलता है, यही H+ बाहर जमा होता है और वही H+ किससे रिएक्ट करता है, NADH। तो जो हम बोलते हैं पानी और CO2 रिएक्ट करते हैं, तो पानी का जो हाइड्रोजन मिलता है वो कैसे मिलता है, ये H+ NADH के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और NADH जो है वो हाइड्रोजन को ले जाके CO2 को देता है, और इस तरीके से पूरा रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब क्योंकि यहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, यानी कि लाइसिस हो रहा है, लाइसिस जो है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में, इसलिए इसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो बस इतना सा छोटा सा टॉपिक था, आप लोगों को ये कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिए, आगे आने वाली वीडियोस का इंतजार करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।